हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर हम देख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको पता है दोस्तों, हमने 4-5 पार्ट देख लिए हैं और उन्हीं के अंदर हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चनों का एनालिसिस किया है। दोस्तों, किसी कारणवश क्लास आपके सामने उपस्थित नहीं हो रही थी, तो दोस्तों अब आने लग जाएगी आपके सामने। तो दोस्तों आप देखिए, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए मोटिवेशन कोट वही जो हम रोज बोलते हैं, अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आप कोशिश करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक दिन मंजिल आपको अवश्य मिलेगी और मंजिल को अपने घुटनों पे लाके छोड़ना है। तो दोस्तों ऐसे ही हम बात करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। आज का पहला क्वेश्चन अपना कि टर्नर सिंड्रोम है होता है, किससे होता है, कौन से गुणसूत्र की कमी से होता है। आपने पढ़ा होगा गुणसूत्र क्रोमोसोम, इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है XO XX XXY और XYY। दोस्तों हम जानते हैं इसके बारे में कि टर्नर सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की कमी से होता है और कितने गुणसूत्र होते हैं टर्नर सिंड्रोम के अंदर, और जानेंगे अच्छे से। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो इसके अंदर आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया अपना ए। कौन सा आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, इसकी बात करते हैं। जो टर्नर सिंड्रोम है, ये आपको पता है दोस्तों, ये इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। तो देखिए दोस्तों 44 तो वैसे गुणसूत्र होते हैं और इसमें X और O पाया जाता है, किसी काम का नहीं है। तो देखते हैं इसको, ये दोनों होते हैं 44 + X, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 45 का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं से हम टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र में आपको पूछेगा कि कितने गुणसूत्र होते हैं, 45 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये शारीरिक तरीके से, किसकी तरीके से, शारीरिक तरीके से क्या होता है दोस्तों, कमजोर होता है। और ये इनकी आवाज होती है, जो क्या होती है, जो इनकी आवाज होती है दोस्तों, आवाज वो मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। और जनन क्षमता की बात करते हैं, इनकी जनन क्षमता होती है, वो इनमें जनन क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों हमने टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात किया। टर्नर सिंड्रोम के हमने बारे में बात क्या किया, क्योंकि इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 45। जो 44 + XO होता है, इसमें से ये तो नियतांक होता है एक, और इसमें 44 + X होता है, इससे मिलकर 45 हो जाते हैं। तो 45 के अंदर क्या होता है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम में शारीरिक तरीके से कमजोर होता है व्यक्ति, आवाज मोटी होती है, जनन क्षमता नहीं होती इसके अंदर। और दोस्तों बात करते हैं तो इसके अंदर जो स्तन ग्रंथि होती है, क्या होती है इसके अंदर, स्तन ग्रंथि होती है। तो देखते हैं दोस्तों, अब आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं और आगे इसमें गुणसूत्र के बारे में। दोस्तों जो गुणसूत्र होता है, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसके अंदर 2 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 2 जोड़ी। जो कितने होते हैं आपको पता होगा कि जो 23 और 23 गुणसूत्र जोड़ी पाए जाते हैं। इसके अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं एक व्यक्ति के अंदर। अब 46 गुणसूत्रों के अंदर यदि कमी और वृद्धि होती है तो उसी से संबंधित कुछ रोग होते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं, यदि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाए, कितने, 47 गुणसूत्र हो जाए, तो इसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। कौन सा रोग होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग होता है। कितने गुणसूत्रों में,
47 गुणसूत्र में। और दोस्तों हम बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। हमने अभी देखा ये x और xy ये होता क्या है दोस्तों, क्योंकि हमारे को यही नहीं पता कि x और xy होता क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों ये होता है मादा के अंदर, मादा जानते हो ना, महिला में पाए जाते हैं ये वाले गुणसूत्र। ये पाए जाते हैं पुरुष के अंदर। किसमें पाए जाते हैं? पुरुष में। तो दोस्तों जब x और x का क्रॉस मतलब x और x मिलते हैं, क्या x और x, इससे क्या उत्पन्न होती है? लड़की, गर्ल। समझ में आया कुछ? जब x और ये वाला x मिलते हैं तो वही बात है, जब x होगा तो गर्ल, सेम। और जब x अब ये इससे मैच होगा तो XY हो गया, तो XY से क्या होता है? लड़का। और फिर इस XY से क्या होगा? लड़का। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके बारे में। जब हम सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचते कि अरे गांव में आपने बात सुनी होगी कि क्या बात होती है, अरे यार ये क्या औरत है, इसकी तो लड़की हो रही है। अरे दोस्तों लड़की में जो गर्ल्स होती है, जो औरत होती है, वो माँ होती है, उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। पुरुष के अंदर होती है वो दिक्कत। तो हमने देखा दोस्तों पुरुष के अंदर XY होते हैं। यदि पुरुष में से यदि XY में से यदि Y आता है तो लड़का होता है, यदि Y होता है तो लड़का होता है, और X आता है तो लड़की होती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि महिला के अंदर तो XX दोनों होते हैं, वो तो X ही X देगी और Y देगा। तो दोस्तों आपको पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि जो बच्चा होता है उसका निर्धारण पिता के गुणसूत्र द्वारा किया जाता है या फिर माँ के गुणसूत्र द्वारा, तो आपको जवाब देना होगा पिता के गुणसूत्र द्वारा। तो दोस्तों हमने कुछ जानकारी देखी तो आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला आप देखिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वर्दी वलय ग्रोथ रिंग। वलय का मतलब क्या होता है? रिंग। तो वर्दी वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? समझाए, एक बार आंसर दीजिए आप दोबारा से इसका, कि वर्दी वलय किसकी क्रिया से बनते हैं। तो ऑप्शन ए कैम्बियन, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी जाइलम और फ्लोएम। तुम जानेंगे दोस्तों ये किसकी प्रक्रिया से बनते हैं, और जाइलम फ्लोएम के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जाइलम फ्लोएम से आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि इसमें जाइलम है या फिर फ्लोएम है। तो आज हम इस चीज को दूर करेंगे, जो भी कंफ्यूजन है उसको। तो हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर का आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा, जो इसमें आंसर है वो है ए। कौन सा आंसर है? ए। अब ए आंसर है तो ए में देखते हैं क्या है, इसमें है कैम्बियन। यही है ना, कैम्बियन। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो पेड़ों में वर्दी वलय होता है, क्या होता है इसमें? पेड़ों में वर्दी वलय होता है। ये चीज आपको पहले क्वेश्चन में पूछा है। और बात करते हैं, इसमें दो ऑप्शन और है, जाइलम और एक है फ्लोएम। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, इन दोनों के बारे में। दोस्तों जाइलम क्या होता है? जो जल होता है, जैसे आपको याद आ रहा होगा जल, ये जल होता है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है कोई, है ना, ये जल हम जल यहाँ पे डालते हैं कि नहीं डालते? जैसे मान लीजिए कोई डिब्बा है, इसमें से हम जल डाल रहे हैं, तो यहाँ से हम जब जल डालते हैं तो ये जल धीरे धीरे प्रक्रिया करते करते सभी पेड़ में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जाइलम का अर्थ क्या होता है कि जो नीचे से जब हम जल डालते हैं तो जाइलम जब जल तने तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है और भी चीजों तक पहुंचता है, उसमें जब जिस भी पेड़ के अंदर यदि जल की आपूर्ति हो रही है तो किसके द्वारा हो रही है? जाइलम के द्वारा। समझ में आ रहा है कुछ? और इसमें फ्लोएम में क्या होता है दोस्तों, आप समझ लीजिए अच्छे से। फ्लोएम में जैसे मान लीजिए हम ऊपर से जैसे कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने सुनी होगी, प्रकाश संश्लेषण। ये क्या होता है? जैसे दोस्तों ये एक पेड़ और मान लीजिए ये पेड़ है, यहाँ पे सूर्य गिरेगा। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का फोकस आ रहा है, इसमें आ रहा है, किरणें आ रही है इसकी। अब ये पत्तियों में जा रही है, पत्तियों में जाते जाते नीचे की तरफ जाती है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जाइलम का जो जाइलम है वो वृद्धि करने का तरीका उसका ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है? तो ऑप्शन दे देगा आपको जाइलम या फिर फ्लोएम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा आंसर होगा? कौन सा?
ये वर्दी को ऊपर करने का तरीका किसका होता है? जाइलम का। ऊपर से नीचे वर्दी करने का तरीका किसका होता है? फ्लोएम का होता है। तो ऐसे ही दोस्त आपको जैसे जाइलम और ऐसे फ्लोएम और पैसे प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। और जल की जो प्रक्रिया होती है पेड़ में, क्योंकि हम सोचते हैं जल की प्रक्रिया ऊपर होती है, क्योंकि ऊपर भी पानी, कभी कभार आप देखते नहीं होंगे पेड़ों में ऊपर पानी पाया जाता है, तो वो प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यही कुछ अपने इसके बारे में जानना था, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। समझने का इसमें तो वैसे कुछ है नहीं लिखने का, तो देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। हाँ तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना वो है जेनेटिक के बारे में। जेनेटिक के बारे में क्या है देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अधिकांश जो पादप होते हैं वो वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। क्या है? वायरस में जेनेटिक पदार्थ। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। क्या है इसका ऑप्शन? आंसर है इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर लाइसोजाइम। तो हम इसको देखते हैं दोस्तों, इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर बताइए आप इसमें आंसर क्या है इसका? आंसर इसमें आरएनए। क्या है दोस्तों? आरएनए, ऑप्शन बी। अब हमने देखा कि इसमें आरएनए है। अब देखते हैं दोस्तों आरएनए के बारे में। मैंने आपको आरएनए के बारे में पहले ही बताया था कि आरएनए क्या होता है। आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। सही है, मैंने आपको पहले बताया कि राइबोज की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों इसकी बात करते हैं तो राइबोज की हम बात करते हैं। राइबोज क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है दोस्तों? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो गया इसमें, और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड में पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड में पाया जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों? जो राइबोज है सिंगल स्टैंडर्ड में पाया जाता है और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। और बात करते हैं इसके बारे में, एक और ऑप्शन आया है डीएनए। डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल एसिड होता है दोस्तों। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो गया। इसकी बात करते हैं तो दोस्तों डीएनए के अंदर क्या होता है? एक डबल हेलिक्स मॉडल। आपने नाम सुना होगा डबल हेलिक्स मॉडल। आपको पूछेगा कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटसन एंड क्रिक। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 के अंदर। कब दिया था? 1953 में। दोस्तों इसी के उपस्थिति में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार इसके अंदर दिया गया था। कब दिया गया था इनको? 1962 में। कब दिया गया था? 1962 में वाटसन एम क्रिक को क्या दिया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। हाँ तो दोस्तों और बात करते हैं इसके बारे में अब। तो दोस्तों हमने बात की, अब डीएनए हो गया। डीएनए के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो दोस्तों जो डीएनए है ये एक आनुवांशिक डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। सही है, ये आपको पता है। डीएनए क्या कौन सा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ है। और जानते हैं दोस्तों ये जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए है, ये छोटे छोटे जीनों से मिलकर बना है। क्या है? छोटे छोटे जीन से मिलकर बना है दोस्तों। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बड़ा डीएनए है ये,
अब ये कैसे मिलकर बना है, इसके अंदर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं। अब डीएनए ऐसा होता है ऐसे। तो दोस्तों ऐसे ही यदि डीएनए के अंदर छोटे छोटे जीनों से मिलकर बना होता है डीएनए, तो हम बात करते हैं दोस्त इसकी। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके अंदर डीएनए हो गया, तो जो दोस्तों इसके अंदर जो डीएनए आपने सुना होगा, मैंने पहले भी नाम लिया था डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, ये सबसे पहले किसने दिया था? एक विशेषज्ञ था, वैज्ञानिक था, जिसके खोज करता कौन है? डीएनए फिंगरप्रिंट के खोज करता है लालजी सिंह। कौन है दोस्तों? लालजी सिंह। इसकी खोज करता कौन है? लालजी सिंह है। और आपको पता है दोस्तों, जब लालजी सिंह ने इसकी खोज की तो इसके जो मेन इसके है, जो कहाँ है डीएनए फिंगरप्रिंट स्थापित किए गए हैं, तो इसके स्थापित किए गए, इसके स्थापित किए गए कहाँ किए गए डीएनए फिंगरप्रिंट? तो डीएनए फिंगरप्रिंट स्थापित किए गए हैं चंडीगढ़, हैदराबाद, सही है, चंडीगढ़, हैदराबाद। और बात करते हैं दोस्तों, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद के लखनऊ, यहाँ पे दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट स्थापित है, यहाँ पे पाया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट। यदि भारत के अंदर ऐसा कोई भी केस आता है डीएनए फिंगरप्रिंट के अंदर, जो उसको डीएनए फिंगरप्रिंट से जांचा जाता है, तो कहाँ पर इसकी लैब? इसकी लैब है चंडीगढ़, हैदराबाद और लखनऊ के अंदर। और दोस्तों हम बात करते हैं इसी बीच, जो चंडीगढ़ है वो आपको पता है कि हरियाणा और प्लस पंजाब की संयुक्त राजधानी है। और हैदराबाद, ये आपको पता है कि नवाबों की नगरी कही जाती है हैदराबाद। लखनऊ भी दोस्तों वहीं का है, उत्तर प्रदेश का ही। दोस्तों हम और जानते हैं इसके बारे में, तो दोस्तों प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है आपको पता है? बच्चों में होता है कवासियोकोर। कौन सा रोग है दोस्तों? कवासियोकोर नामक रोग होता है। और दोस्तों हम बात करते हैं इसी प्रोटीन की कमी से वयस्क मरेस्मस, कौन सा? मरेस्मस रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? मरेस्मस रोग होता है। तो दोस्तों हम कुछ जाने इसके बारे में, तो हमने डीएनए के बारे में देखा कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। 1953 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1962 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1953 में उन्होंने उसकी खोज की थी। और देखा हमने ये एक आनुवंशिक पदार्थ है, छोटे छोटे जीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे जीन से मिलकर बना होता है। और बात की हमने डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज लालजी सिंह ने की थी। और जो इसके लैब है, जो इसके डीएनए फिंगरप्रिंट के लैब हैं, वो कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ में है। और दोस्तों हैदराबाद जो हरियाणा की संयुक्त हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। और प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियोकोर नामक रोग होता है, प्रोटीन की कमी से वयस्कों में मरेस्मस नामक रोग होता है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, आपको ये भी पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यह भी ऐसे पूछ सकता है इसका लैब कहाँ पर है, ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा उसे सोल्व करने की कोशिश करिए आप। तो दोस्तों हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन है प्रतिजैविक औषधि। जानते हो ना प्रतिजैविक औषधि, ऐसी औषधि जो अपने जीवाणु, जो अपने रोग होते हैं शरीर में, उनके खिलाफ लड़ने की क्षमता पैदा करती है। तो प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है। आंसर इसका ऑप्शन है ए जीवाणु, बी विषाणु, सी शैवाल, डी फफूंद, जिसे हम कवक भी बोल सकते हैं। कुछ समझ में आया आपको? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप ही बताइए, जो आप दीजिए आपको आता होगा अधिकांश स्टूडेंट्स को। तो इसमें से ऑप्शन होगा इसका जीवाणु। क्या होगा दोस्तों? जीवाणु, ऑप्शन ए। तो कुछ समझ में आया? अब जानते हैं दोस्तों जीवाणु के बारे में। जीवाणु क्या है, क्या कहता है जीवाणु, हमने पहले भी देखा था। तो दोस्तों जो जीवाणु है ये प्रतिजैविक औषधि
प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणु से मिलती है, जीवाणु से मिलती है। दोस्तों जीवाणु को हम और क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, रिया, बैक्टीरिया। रिया कहाँ बेटी है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, रिया को क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। तो दोस्तों जो प्रतिजैविक औषधि है वो कहाँ से प्राप्त होती है? अपने को अधिकांश जीवाणु से प्राप्त होती है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो लेमिनेरिया शैवाल है, कौन सा? हमने पहले बात की थी लेमिनेरिया। लेमिनेरिया शैवाल प्राप्त की बात कर लेते हैं इससे। जो इससे प्राप्त होता है वो होता है आयोडीन। आपको पूछेगा कि लेमिनेरिया शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से रोग होता है गलगंड। कौन सा रोग होता है दोस्तों? गलगंड। गलगंड, समझ में आया कुछ? तो दोस्तों और बात करते हैं इसके बारे में। तो हमने लेमिनेरिया शैवाल के बारे में बात की। और बात करते हैं दोस्तों इसमें जो शैवाल है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका अध्ययन की बात करते हैं तो इसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी। तो आपको पूछेगा कि शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों और जो शैवाल की बात करते हैं तो दोस्तों एक शैवाल इसमें भी पाया जाता है जो नील हरित शैवाल का नाम सुना है आपने? जिसको हम नील बोलते हैं। अपने जो पानी कहीं पे भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे कुंड बने होते हैं, है ना? आपने घर में देखा होगा, कहीं मटकी होती है, मटकियों में हरा हरा सा जम जाता है, कहीं पर ज़्यादा पानी होता है, झरने होते हैं, वहाँ पे हरी हरी सी जम जाती है, तो उसी को बोलते हैं नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल में भी क्या पाया जाता है दोस्तों? भोजन पाया जाता है। और ये अधिकांशतः यह अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में पाया जाता है। नील हरित शैवाल अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जो धान के खेत होते हैं ना, वहाँ पे पाया जाता है नील हरित शैवाल। तो आपको कुछ समझ में आया? तो दोस्तों हमने पहले बात की जीवाणु प्रतिजैविक औषधि है और इस अधिकांश जीवाणु से प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। और लेमिनेरिया शैवाल है जिसकी कमी जिससे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। और आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होता है। और शैवाल का अध्ययन हम किसमें कहते हैं? फाइकोलॉजी में करते हैं। और फाइकोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन हो रहा है कि नील हरित शैवाल है जो धान की खेती में अधिकांशतः पाया जाता है। और आपने कहीं पे पानी भरा होगा, पानी का भराव होगा, वहीं पे भी आपने देखा होगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे और देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। दोस्तों हम बात करते हैं अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन क्या था? जीवाणु देख लिया हमने, जीवाणु के बाद में हमने शैवाल देख लिया। अब देखते हैं कवक, जिसमें हम क्या कहते हैं उसको? फफूंद। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? फफूंद। फफूंद भी कहते हैं। ठीक है, या आपने देखी होगी जब आप चपाती को जानते हो, चपाती में जब 2-3 दिन आप रख देते हो उसके ऊपर हल्की हल्की फफूंद सी आने लग जाती है। और जब आपने छाछ देखी होगा तो छाछ के अंदर क्या होता है दोस्तों? जब उसकी लस्सी बना के हम रख देते हैं तो उसमें क्या होता है? सुबह से जब हम शाम को देखते हैं गर्मियों के मौसम में तो उस पर फफूंद सी आने लग जाती है ना? और कहीं पे भी ऐसा कुछ आपने पदार्थ देखा होगा जिसमें जब उसको काफ़ी दिनों तक हम रख देते हैं बाहर तो उस पर फफूंद से आने लग जाती है ना? तो वही होता है कवक। तो दोस्तों आपको पता है कवक, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? कवक का अध्ययन, इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किसमें करते हैं? माइकोलॉजी में। क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों इसमें जो कवक है ये जो अपना भोजन है, ये भोजन स्वयं नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। क्यों? इसका जवाब भी तो होना चाहिए। अरे क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसकी वजह से स्वयं का भोजन नहीं बना पाता। और अभी हमने बात की थी शैवाल की, तो दोस्तों जो शैवाल है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है। समझ में आया कुछ?
तो दोस्तों शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है और जो क्या नाम है कवक ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया। इसमें क्या पाया जाता है तो फिर जिसकी कमी से अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, इसमें होता है हेट्रोटॉप्स। हेट्रोटॉप्स इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? हेट्रोटॉप्स। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हेट्रोटॉप्स किसमें पाया जाता है? शैवाल, जीवाणु या फिर विषाणु या फिर कवक। तो आपको आंसर होना चाहिए कि हेट्रोटॉप्स किसमें पाया जाता है? कवक में पाया जाता है। और दोस्तों हम बात करते हैं जो हमने नाम सुना है इसमें पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम की बात सुना हमने। जो पेनिसिलियन नोटेटम, ये जो पेनिसिलियन नोटेटम होता है इसके हमने क्या देखा? पेनिसिलिन दवा प्राप्त होती है। ये एक पेनिसिलिन क्या है? कोई वृक्ष है। तो इससे कौन सी दवा प्राप्त होती है? आपको पता होगा, इससे पेनिसिलिन दवा प्राप्त होती है। और दोस्तों आपने देखा होगा काफी बार सुना होगा जो पेनिसिलिन नोटेटम है इससे कौन सी दवा प्राप्त की जाए? तो इसी के अंदर आ रहा है उसका दवा का नाम पेनिसिलिन। ठीक है, तो आप देखिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जीवाणु से संबंधित है, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए हैं क्योंकि आपको पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों जीवाणु से संबंधित क्वेश्चन क्या कहता है? तो दोस्तों हम बात करते हैं इसी बीच, अरे मंजिल भी होगी टकरार भी होगी, अरे मंजिल भी होगी टकरार भी होगी, दशरथ माझी की तरह हथौड़े की झनकार भी होगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे को दशरथ माझी की तरह बने रहना है, डट के मुकाबला करना है मुसीबतों का। और दोस्तों तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, तब तक मंजिल को नहीं पा लेते आप, तब तक आप YouTube चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बनाइए कि दोस्तों वहाँ पे ऐसी क्लास मिल रही है जिसमें आपको क्वेश्चंस को ही तोड़ मरोड़ के बखेरा जा रहा है और उससे हम अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आप जितना अच्छे से डीपली में पढ़ोगे तोड़ तोड़ के, आपको उतना ही मजा आएगा। यदि दोस्तों आपको और भी क्वेश्चंस मिलते हैं इससे संबंधित तो मेरे को बताइए कि सर इसमें ये वाला क्वेश्चन, कमेंट्स करके जवाब दीजिए कि सर इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी उससे मिलता जुलता होगा उस क्वेश्चन के अंदर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो दोस्तों हम देखते हैं इसी बीच आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट कि जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हॉक या फिर रॉबर्ट कॉच या फिर लुईस पाश्चर। किसने की थी? तो दोस्तों इसमें जो जीवाणु की खोज है वो किसने की थी? आपको पता होगा जो जीवाणु की खोज है वो किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो लुईस पाश्चर जीवाणु खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज होगी, आपको पता है कि जीवाणु खोज ल्यूवेनहॉक को ही फादर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, किसका कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को कहते हैं कि जीवाणु का जो जीवाणु होता है, जीवाणु बैक्टीरिया, इसके जनक किसे माना जाता है? किसके पिता किसे माना जाता है? ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। और बात करते हैं दोस्तों, हमने बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है? रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। तो दोस्तों जो रॉबर्ट कोच इन्होंने 1665 के अंदर में किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। और बात करते हैं दोस्तों इसी बीच इसमें क्या क्या है। रॉबर्ट कोच हो गया। अब इसमें रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं हम रॉबर्ट कोच। अरे कोच जानते हो ना, रॉबर्ट कोच नाम सुना होगा आपने। अरे अपना भी क्या, अपना भी तो नाम है क्या? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच नाम होना चाहिए दोस्तों। तो रॉबर्ट कोच की बात करते हैं।
तो दोस्तों रॉबर्ट कोच है, इसने किसकी खोज की थी? हेजे के टीके की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हेजे के टीके की खोज की। किसकी खोज की दोस्तों इसने? हेजे, हेजा होता है ना, हेजा, हेजा, इसकी खोज की थी, इसके टीके की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। और बात करते हैं दोस्तों, एक और है, कौन है? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो लुईस पाश्चर है, इन्होंने हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जानते हो ना? अरे पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिससे वो कुत्ता काट लेता है, फिर उसके बाद में जब उसको पानी से डर लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिस भी कोई भी चीज ले लो दोस्तों, आपके घर वालों से डर लगे तो घर वाला फोबिया, और यदि आपको किसी खाने से डर लगे तो खाना फोबिया, है ना? जिससे फोबिया जिसके भी पीछे लग जाए उससे समझो उससे डर लग रहा है उसको, ठीक है? तो दोस्तों ये फोबिया हो गया। फोबिया के बाद में और बात करते इसने किसकी खोज की? आपने दूध का नाम सुना है? जो दूध का पाश्चक्यकृत होता है, पाश्चक्यकृत दूध को टेम्परेचर के तौर पर उसको ऐसा किया जाता है कि ये खराब ना हो, पाश्चक्यकृत किया जाता है मीडियम साइज पे। उसकी खोज भी किसने की थी? दूध का पाश्चक्यकरण की खोज भी किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। किसने की थी दोस्तों? लुईस पाश्चर ने। तो दोस्तों आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। आज के क्वेश्चंस में लगभग एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने बात की पहले कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहैक ने की थी, और उसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और जीवाणु जनित के फादर हैं। और रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो 1665 में उन्होंने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट कोच की बात करें तो कोच अरे हैजा, किसी को हैजा आता है उसको सिखाने के बारे में उसको कौन होता है? कोच। तो रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की? हैजे के टीके की खोज की। और लुईस पाश्चर ने हाइड्रोफोबिया की खोज की, और दूध के पाश्चक्यकरण की भी खोज किसने की? लुईस पाश्चर ने। तो दोस्तों हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और दोस्तों यही क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स में जवाब दीजिए कि हाँ सर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी। आप ऐसे ही और अच्छा कंटेंट तैयार कीजिए, और मैं आपके लिए दोस्तों और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तो इसी बीच दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए हम अलविदा लेते हैं। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।